के ऊपर है, ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट तब होगी जब वो पीपीसी के ऊपर ऑपरेट कर रही होगी। अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और एनी अदर पॉइंट दैट लाइज ऑन द पीपीसी, देन यू आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, इनसाइड द पीपीसी आप हैं तो आप प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोलें कि यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट जे विच इज इनसाइड द कर्व, तो दिस वुड मीन दैट यू आर प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी एक फर्म की, अगर फर्म को प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना है तो कैसे होना है? इट शुड प्रोड्यूस एट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट। अगर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट पे बना रही है तो वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, वरना वो नहीं है। ठीक हो गया। फाइनली अच्छा, माइक्रो में एक चीज हमें और देखनी थी जो हम उसको खत्म कर देंगे। अब ये ना सर समझने वाली बात है, लेकिन खैर इसको बस आप याद भी कर लें एटलीस्ट, क्योंकि ये एक पॉइंट से वाकई ऐड हो जाएगा। इसमें आप एक चीज ऐड कर लें, फॉर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के लिए, फॉर एन इंडस्ट्री टू बी, ये एमसीक्यूज में आ जाता है खासतौर पर, इसको देख लें, लेकिन आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। फॉर एन इंडस्ट्री टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, किसी इंडस्ट्री को अगर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना है, इट शुड प्रोड्यूस या प्रोड्यूस नहीं, इससे बेहतर है कि उसको आप लिखें जितनी भी फर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर, उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसको मैं समझाता हूँ एक सेकंड में, लिख लो पहले। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड of all the firms should be equal। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझ लेते हैं और फिर हम एलोकेटिव एफिशिएंसी पे जाएंगे। इस टॉपिक को देखते हैं। एक सेकेंड लगेगा, तो यहाँ पे ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि फॉर एन इंडस्ट्री टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल द फर्म्स शुड बी इक्वल। मतलब क्या है इसका? बेसिकली ऐसे ही कभी हो नहीं सकता, रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना। अगर अनइक्वल है, फॉर एग्जांपल इफ marginal cost of the firms in an industry is unequal, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फॉर एग्जांपल फर्म ए है और फर्म बी है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यार इसकी जो कॉस्ट है ना ये मोर एफिशिएंट है, इसको सिर्फ एफिशिएंट लिख देते हैं। फर्म ए जो एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब क्या है? इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो लो है, और यहाँ पे ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि एवरेज कॉस्ट हाई है।
ठीक है। अच्छा, अब एक की एवरेज कॉस्ट लो है, एक की एवरेज कॉस्ट हाई है। आप अज्यूम करें कि आप ना इंडस्ट्री के एक तरीके से बादशाह हैं और आपकी मर्जी है कौन सी फर्म कितने और यूनिट्स बनाएगी। तो आप जो है ना चाह रहे पूरी इंडस्ट्री एफिशिएंट हो जाए, तो आप करेंगे थोड़ी सी रीएलोकेशन। रीएलोकेशन मतलब कि आप कुछ फर्म्स को बोलेंगे आप ज़्यादा बनाएं, कुछ को बोलेंगे कम बनाएं। तो अगर आप रीएलोकेट करना चाह रहे हैं कि आप एक फर्म का आउटपुट दूसरी फर्म को देना चाह रहे हैं, बिकॉज आपका मेन एम इस वक्त अज्यूमिंग ये है कि यू वांट द इंडस्ट्री टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट कम हो, तो आपके हिसाब से ज़्यादा आउटपुट किसको बनाना चाहिए? अगर अब पॉसिबल हो कि आउटपुट हम डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, ज़्यादा आउटपुट किसको बनाना चाहिए, फर्म ए को या फर्म बी को? फर्म ए एफिशिएंट है, इसकी एवरेज कॉस्ट लो है, फर्म बी इनएफिशिएंट है, एवरेज कॉस्ट हाई है। ज़्यादा आउटपुट कौन बनाएगा, फर्म ए या फर्म बी? आपके हिसाब से किसको बनाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री की जो एवरेज कॉस्ट है कम से कम रहे? जी अरीज, अनुषा, हानिया। ए, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। तो फर्म ए को बनाना चाहिए ज़्यादा। अब आप रीएलोकेट करेंगे, अगर ये अनइक्वल है तो इसको मैं फॉर एग्जांपल इसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ। हम पढ़ गया है कि इफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म्स इज इन एन इंडस्ट्री अनइक्वल फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस वक्त ये हो सकता है एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रीएलोकेशन ऑफ आउटपुट। दैट इज ए शुड प्रोड्यूस मोर, जैसा कि आपने बोला ए को प्रोड्यूस करना चाहिए ज़्यादा, एंड बी शुड प्रोड्यूस लेस। ए शुड प्रोड्यूस मोर, बी शुड प्रोड्यूस लेस। जब आप ये करेंगे तो इंडस्ट्री की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये होगा कि आपको पता है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुके हैं, कि जब ए जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ए की एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, बी की एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। यू विल इवेंचुअली रीच अ पॉइंट, ठीक है, इसको मैं फाइनलाइज कर दूं, दिस रीएलोकेशन इससे क्या होगा, एक सेकेंड, दिस रीएलोकेशन will eventually increase the average cost of A and decrease the average cost of B। ऐसा ही होगा, this would continue ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी कब तक, टिल the marginal cost of all the firms is equal। उस वक्त क्या होगा, there would be no incentive to reallocate। तो उस वक्त आप पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पे जैसे हम कहेंगे कि आप बन जाएंगे प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो जाएगी।
ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो इस तरीके से रीलोकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन दिस इज द केस, कॉपी कर लें यहाँ से बेसिकली। तो फॉर्म हमने यही पढ़ा था, ये आपकी मेन बात है जो आपको मेन, इसको लिख लें उसको यार, ये मेन चीज़ है, स्क्रीनशॉट से जूम आउट नहीं हो रहा। For industry to be productively efficient, the marginal cost of the last unit produced of all the firms should be equal. सही है, दिस इज फॉर इंडस्ट्री। फॉर द फर्म आपको पता है क्या होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा तो फर्म जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगी। और फॉर द होल इकोनॉमी आपको पीपीसी पे प्रोड्यूस करेंगे तो पूरी इकोनॉमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होगी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर सब समझ में आ रहा है तो प्लीज ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। जी कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें, क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दें। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई है? बाकी लोग, अनुषा, और शहरियार, तंजीला, हम इस लेक्चर को बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, ये ऑनलाइन ही रिकॉर्ड होगा, सब चीज़ हमने इसमें लिख दी है, ठीक है। अच्छा, फाइनली हमें जो पढ़ना है वो है एलोकेटिव एफिशिएंसी। ओके, एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हम देख चुके हैं। तो अगर हम, अच्छा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में एक लास्ट चीज बिल्कुल, ये आपको आती है ऑलरेडी लेकिन मुझे पता है उस एंगल आप सोच नहीं दोगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ, सही आपने मुझे बताना कि ये बात सही है गलत है। हम कह रहे हैं फॉर अ फर्म टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इट शुड प्रोड्यूस वेयर, कहाँ पे, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। क्या ये बात सही है गलत है? For a firm to be productively efficient, it should produce where marginal cost is equal to average cost. अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताएं सही है गलत है? सर सही है। क्यों, कैसे सही है? हमने जो पॉइंट्स बनाए थे वो तो ये बनाए थे कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, यहाँ की हमने कुछ और लिखा है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बाय समझा सकते हैं? और बाकी लोग, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट के, क्या ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो गए, और है तो क्यों है? रीच, मनाहिल, बताती हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्या कहते हो यार तुम लोग? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट जी, इस वक्त क्या होगा?
जब MC और AC इक्वल है। सिमरा, शरियार, अलीजा फातिमा, आई थिंक ये जस्ट जॉइन जी। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है फॉर फर्म टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इट शुड प्रोड्यूस वेयर MC इज इक्वल टू AC। सही बात, सही है। सही है तो कैसे सही है भाई? हमने तो कहा था एवरेज कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, आपको गिवन इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट बनाना चाहिए, और PPC भी होना चाहिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें। ओके, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जब इक्वल होते हैं, अगर आपको डायग्राम याद हो, कॉस्ट लिखो यहाँ पे, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जब इक्वल होते हैं उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या होता है? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, उस वक्त एवरेज कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे पहुंचना है तो यू शुड प्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो एट दिस टाइम, इस वक्त जो है एवरेज कॉस्ट वुड बी एट इट्स मिनिमम। तो अगर MCQ में उन्होंने बोला MC इक्वल टू AC पे बनाएंगे तो वही सही है, क्योंकि वहाँ एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक हो गया। तो फॉर अ फर्म टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इट शुड प्रोड्यूस वेयर MC इज इक्वल टू AC। और वहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे? बाय यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स, आप वहाँ तक पहुंचेंगे। दिस फॉर द फर्म। फॉर द इकोनॉमी इट शुड प्रोड्यूस एट द PPC के ऊपर होंगे तो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होंगे। फॉर द इंडस्ट्री, ये हमने डिस्कस कर लिया, इट शुड प्रोड्यूस वेयर द वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इज इक्वल। जब मार्जिनल कॉस्ट सारी फर्म्स की इक्वल हो जाएगी, देयर वुड बी नो इंसेंटिव टू डीएलोकेट। रीएलोकेशन का कोई फायदा नहीं है, देयर वुड बी नो इंसेंटिव टू डीएलोकेट। ये हमने पूरा पढ़ा है। रीएलोकेशन का मतलब क्या है कि आप किसी एक फर्म से बोलना ज्यादा बनाओ, दूसरी को बोलने कम बनाओ, आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री को आप रीएलोकेट करें बिटवीन द फर्म्स। वो आप क्यों करेंगे? टू बिकम मोर एफिशिएंट। वो आप कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है पूरी। एलोकेटिव एफिशिएंसी। अच्छा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में कोई कंफ्यूजन है? प्लीज पूछ लें, अभी भी क्लियर है तो ओके लिख के भेजना। एलोकेटिव हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन है, सही है। ओके, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी इज द पॉइंट, या बेसिकली अगर हम ये बोलेंगे इट इज मोर कंसर्न more concerned with the allocation of resources. ये नहीं बोल रहे भाई कि आप जो है मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट बनाएं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो एलोकेशन है वो कैसी है, which basically depends on, अगर आपको याद हो कि एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी मार्केट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। ये आपने ए से पढ़ा था। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है?
द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि एलोकेशन से ज़्यादा कंसर्न है, और एलोकेशन जो है वो नॉर्म वो होती है किस तरीके से, वो होती है प्राइस मैकेनिज्म से, डिमांड सप्लाई से। तो हमें बेसिकली अगर एलोकेटिवली एफिशिएंट बनना है टू बिकम एलोकेटिवली एफिशिएंट, the firm should produce where demand is equal to supply। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो हमको वहां प्रोड्यूस करना चाहिए, या जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बेसिकली होता क्या है कि डिमांड जो है वो सप्लाई की, जब डिमांड को हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू का कर्व, ठीक है, और सप्लाई जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, या एवरेज रेवेन्यू से हमको प्राइस मिलती है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इनमें से कोई एक कंडीशन, ये तीनों कंडीशन एक ही वक्त सेटिस्फाई होंगी जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो, जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल हो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर रहा है आपका, और प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के, उस वक्त यू वुड बी एलोकेटिवली एफिशिएंट। इसकी डायग्राम देख लें। इसकी डायग्राम भी बेसिक डायग्राम जो आपको ऑलरेडी आती है। डिमांड सप्लाई प्राइस क्वांटिटी, ये कंज्यूमर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे तो इसको लिख सकते हैं, इफ अ फर्म is allocatively efficient उस वक्त क्या होगा, प्राइस वुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और सॉरी वो तो हम लिख ही चुके हैं, इससे बेहतर ये लिख देते हैं, उस वक्त टोटल कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस will be maximized। इसे कॉपी कर लें। अभी तक हमने ये पढ़ा एलोकेटिव एफिशिएंसी में। तो बेसिकली डिमांड सप्लाई इक्वल होनी चाहिए जहाँ प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि जब एलोकेटिवली एफिशिएंट होते हैं तो आप एक तरीके से ख्याल रख रहे हैं अपने कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसी तरीके से उनको प्राइस मिल रही है। मतलब कि इसको हम इस सेंस में लिख सकते हैं कि भाई
if you are allocatively efficient, so लिख लेते हैं if the firm is allocatively efficient, उसको क्या होगा, जो कंज्यूमर्स वैल्यू दे रहे हैं ना, द वैल्यू which the consumers assign on the last unit the value which the consumer assign on the last unit, मतलब कि वो जो बेसिकली लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड और वो जो वैल्यू कंज्यूमर असाइन करते हैं वो प्राइस होती है, तो वो विलिंगनेस टू पे भी उतनी हो जाती है प्राइस की इक्वल, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना भी और उसको एलोकेटिव एफिशिएंसी समझानी है, तो इस लाइन को आपको समझ में भी आना चाहिए, उसको लिखना भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। अगर आप देखें तो हमने बेसिकली यहाँ तक पहुंचा, P इज इक्वल टू MC। P क्या है? द प्राइस, द मार्केट प्राइस। MC इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। तो जब P इक्वल टू MC होगा उस वक्त आप वो यूनिट बना रहे होंगे जो उस वक्त आप जितने यूनिट्स बना रहे होंगे आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे। मतलब आप वो कंज्यूमर जितनी वैल्यू दे रहे हैं आपकी गुड को, आखिरी गुड को जो उन्होंने कंज्यूम किया, वो प्राइस है, क्योंकि वो उनकी विलिंगनेस पे वही होगी लास्ट यूनिट के लिए, यूनिट के लिए, और उस वही आपके मार्जिनल कॉस्ट भी है, सप्लाई का मार्जिनल कॉस्ट भी है उस यूनिट को प्रोड्यूस करने की। तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप एलोकेटिवली एफिशिएंट हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए आपको याद होगा कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमने अभी डिस्कस किया था, ऑल पॉइंट्स, यहाँ पे ऑल पॉइंट्स इन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। लेकिन जब हम बात करते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होगा पीपीसी के ऊपर, ओनली वन कॉम्बिनेशन on PPC will be allocatively efficient. Only one combination PPC will be allocatively efficient. बाकी जितने सारे हैं वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट तो होंगे, तो लेकिन एक वो होगा, मतलब कि हो सकता है पॉइंट बी जो है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट है, बिकॉज ये कंज्यूमर डिजायर भी कर रहे हैं, वो इतना ही यूनिट चाह रहे हैं कि एक्स का बने और इतने यूनिट चाह रहे हैं कि वाई का बने, तो उनके लिए मोस्ट डिजायरेबल आउटपुट है वो पॉइंट बी है कंज्यूमर्स के लिए। अगर फिर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप जितने भी इनमें से कोई सही बना लें तो आप प्रोडक्टिवली बहुत एफिशिएंट है, लेकिन क्या आपने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट किया है, ये आपको एलोकेटिव एफिशिएंसी बताएगी। सही तरीके से मतलब कि कंज्यूमर सोवरेनिटी का ख्याल रखा है आपने, क्या कंज्यूमर डिमांड का ख्याल रखा है, उतनी ही यूनिट बनाए जितने कंज्यूमर चाह रहा था, तो डिमांड सप्लाई जहाँ इक्वल हो रहे हैं ये वो यूनिट्स हैं जो कंज्यूमर खुद चाह रहा है कि प्रोड्यूस हो, गिवन एवरीथिंग। तो क्यू नॉट बनेंगे अगर एट प्राइस ऑफ पी नॉट, तो यू वुड बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, sorry, allocatively efficient. Only one combination of PPC will be allocatively efficient. ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये जो हमने बात की थी ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू में अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ वन गुड। ये जो है ना, दिस वाज फॉर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, पहला वाला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये इन एसेंस ना एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात कर रहा है। क्योंकि इस वक्त आप जो आउटपुट बना रहे हैं वो बेस्ट पॉसिबल है गिवन द कंज्यूमर्स। तो अगर आप आउटपुट को चेंज करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, तो कुछ लोग उदास डेफिनेटली होंगे। ठीक हो गया।
पहला पॉइंट, सॉरी यार इसको दूसरा था ना ये, तो उसको कनेक्ट कर दिया। एक मिनट देगा मुझे प्लीज। इसको हमने दूसरा पॉइंट कहाँ लिखा था इसका? अच्छा यहाँ लिखा था, हाँ सॉरी। नंबर 1 वाज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, नंबर 2 यहाँ से दिस, वो यहाँ लिखी है, उसको मैं समझा वहीं पे, दिस होल थिंग, सॉरी दिस इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। पहला वाला जो है नंबर 1 जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात कर रहा है, दूसरा वाला एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक हो गया? मतलब कि यू कैन नॉट मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। ये सिचुएशन तब होगी जब डिमांड सप्लाई पे आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लोग बड़े खुश हैं, कंज्यूमर सोवरेनिटी इंटैक्ट है। ठीक हो गया? अब जो हमें चीज़ देखनी है बेसिकली वो यही है कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर्स में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, नहीं होती, जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़े हैं अभी तक। तो अगर आपको मैं याद दिलाऊं आपका परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका डिमांड है और दिस द मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन में फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट कैन बी एनीवेयर ना, यहाँ ऊपर भी हो सकती है, इसका मतलब लॉस हो रहा होगा अभी आपको फुल इतना याद है, या नीचे भी हो सकती है एवरेज कॉस्ट। आपको पता है आप कहाँ बनाएंगे? आप वहाँ बनाएंगे जब एमसी और एमआर इक्वल है। ये एवरेज रेवेन्यू भी यही था, मार्जिनल रेवेन्यू भी यही था। इसको ठीक, तो एम सी एम आर जहाँ इक्वल है अब वहाँ बनाएंगे, वो ये है जहाँ से क्वांटिटी आ रही है। जी मुझे बताएं ज़रा, क्या हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हैं? आर वी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट? इज दिस फर्म इज द परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म, परफेक्ट कंपटीशन? और दिस इज शॉर्ट टर्म। जी क्या ये फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है? यस और नो? कैसे है निशा? प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कैसे है? A firm working under perfect competition in the short run क्या प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है? डायग्राम के सामने हमने क्या बोला था कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होगी किसी फर्म के लिए? फॉर अ फर्म लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वेक्टर इनपुट जब वो होगा, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। तो टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट यू शुड प्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम तो ये है जहाँ एमसी और एसी इक्वल हो, एमसी एसी यहाँ इक्वल हो रहा है। तो दिस क्यू स्टार वो बेसिकली और प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है आप। यू आर नॉट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इस वक्त प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। द फर्म वर्किंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है क्योंकि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम जो है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रही। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम जो है वो क्यू स्टार है, क्योंकि तब होगा जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे। अब इसको प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं है। ठीक हो गया?
ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स में कि कौन सी फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होती है नहीं होती। बॉन्ड लेक्चर कल उसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी कल फिजिकल क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।